हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। सो आज मैं अपने चैनल पे एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 2026 में जितने पेपर्स होने वाले हैं आरबी पीयू से स्टार्टिंग होगा, राइट, अगर जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त से। सो उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा जीएस सेक्शंस को लेके आया हूँ। लाइक अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो जिस तरीके से चीज़ें लोग जो नए स्टूडेंट हैं या फिर जो भी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बैंकिंग अवेयरनेस से रिगार्डिंग, जो स्टैटिक्स जीके होता है, वो मैं लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे। छोटी छोटी वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स लेके आऊँगा। सो अगर ये चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। सो ये जिस तरीके से आज जो फर्स्ट चैनल है वो आपका है इंट्रोडक्शन का, ठीक है, कि मतलब बैंकिंग अवेयरनेस में, बैंकिंग स्टैटिक्स में क्या जो मेन इंट्रोडक्शंस किस तरीके से बैंक ऑपरेट करती है, इसका ऑपरेशंस क्या क्या होता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, तो उस चीज़ों को लाइक रिलेट करके जो चीज़ें बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं लेके आऊँगा। अलग बार लाइक टॉपिक वाइज रहेगी, छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट का सेशन रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक के हिसाब से, और वो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप जाकर हर चीज़ों को उस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, और ये स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखो वीडियोस बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा या जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए, ठीक है। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन। स्टैटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सब टॉपिक्स पता हो, लाइक वो जानते होंगे, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ऐसे तो पता है कि भाई बैंक में क्या काम होते हैं या फिर किस तरीके से चीज़ें होती है, बट इतनी डीप नॉलेज नहीं होगी या फिर एक्यूरेट हिसाब से नॉलेज नहीं होगी किस तरीके से चीज़ें होती है। और ये वीडियो नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको नॉर्मल जनरल अवेयरनेस की नॉलेज चाहिए, उनके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, तो आप उन लोग उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट, बैंक एंड इट्स ऑपरेशन, कि बैंक होता क्या है एंड ऑपरेशन क्या होता है। सो देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, बैंक्स तो होती नहीं थी, तो पहले क्या होता था, बहुत सारे मतलब एक बोलते हैं ना कि लोग ब्याज पे पैसे देते थे, जिसको हम बोलते हैं कि जो महाजन होते थे या फिर जो भी पैसा लोन पे देते थे या फिर इंटरेस्ट पे ज़्यादा सूदखोरी जो चलती थी। सो पहले तो वो सब होते थे। फिर बाद में एक बैंक आया। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट लेंडिंग। क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ठीक है, ये एक बैंक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसे लोग दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके पास सरप्लस अमाउंट में पैसा होता है, एक जिनके पास डेफिसिट होती है, एक जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, और एक जिनके पास पैसे की कमी होती है। सो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर आके अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, ताकि बैंक जिसको ज़रूरत है उसको आप लोन दे के जो बीच में थोड़ा परसेंटेज इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सके, ठीक है। तो इस पर्पज़ से, क्योंकि लोगों में क्या था, ट्रस्ट इशू था कि कोई भी सपोज करो अगर आप ही के पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है और आपको किसी के पास जमा करना है, तो मेन रीज़न क्या है, अगर आपको उस पर ट्रस्ट होगा तो आप जमा करोगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो आप जमा नहीं करोगे। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बैंक बनाया जिसको उन्होंने अपने अंडरटेकिंग में लिया, और उन्होंने एक गारंटी दिया कि इनकेस अगर चीज़ें कुछ होती हैं या फिर आपके सेविंग्स जो आप कर रहे हो या फिर जो भी डिपॉजिट कर रहे हो, इनकेस कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर हैं बीच में। सो पब्लिक को यहाँ इसमें ट्रस्ट हुआ, पब्लिक ने इसमें डिपॉजिट करा, इसने जितने भी जिन लोगों को रिक्वायरमेंट थी उनको इन्होंने पैसा दिया, उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, सपोज करो 10% लिया, इनको दिया 4%, तो बीच में क्या 6% बैंक को प्रॉफिट भी हुआ। एक मीडिएटर का काम करती है बैंक, जिसको हम कह सकते हैं कि बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और क्या करती है, लैंडिंग को क्रिएट करती है और लोगों को लोन या फिर ब्याज पे पैसे को देती है, ठीक है। फिर आरबीआई इज़ द सोल रेगुलेटर फॉर द बैंकिंग सेक्टर्स इन इंडिया, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये एक अकेला है ऐसा रेगुलेटर जो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। बैंक में कितने क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक एसेट्स भी होती हैं, लायबिलिटीज़ भी होती है। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स हम उसको बोलते हैं जो
हमारे लिए इनकम हो सकता है, जो हमारी संपत्ति हम जिसे बोल सकते हैं भाई कि इसको एज अ एसेट्स हम मान सकते हैं। सपोज करो आपने घर परचेज करा, सपोज करो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल एसेट्स है। लेकिन जो लायबिलिटीज होती है वो हमारा होता है दायित्व। इट मीन्स कि हमको ये बाद में देना है। इट मीन्स जैसे अगर हमने किसी चीज़ को हमने लोन पे लिया है या फिर चीज़ें उधार लेकर लिया है, तो वो क्या है, हमारा एक दायित्व है, हमको फ्यूचर में उसको पे करना होगा। सो एसेट्स क्या है, एसेट्स में यील्ड इनकम, जो हमारी इनकम हो रही है उसको हम एसेट्स बोल सकते हैं। लेंडिंग एक्टिविटीज़ आर द बेस्ट वे टू अर्न इनकम फॉर बैंक्स, कि जो लेंडिंग एक्टिविटी होती है, जो बैंक जो लोगों को लोन देती है, ब्याज पे जो लोन देती है, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है बैंकों के लिए पैसा कमाने का। लाइक पर्सनल लोन हो गया, कॉर्पोरेट लोन हो गया, मॉर्गेज लोन क्या होता है, ठीक है, इन तरीके से हाउसिंग लोन हो गया, विल पिच ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बैंक। क्या होती है, पर्सनल लोन भी लोग बाग लेते हैं, कॉर्पोरेट लोन भी होता है, भाई किसी कंपनी को चाहिए पैसा तो उस तरीके से लेते हैं वो। मॉर्गेज किसी चीज़ को आप रख के उसके बिहाफ पे जो पैसे लेते हैं वो। हाउसिंग लोन जो बैंक से लेते हैं। सो इनमें चीज़ों में क्या है, एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लाइक लोगों से लेती है, और लोग जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। फिर लायबिलिटीज़ क्या होता है, कॉस्ट फंड, डिपॉजिट विद द बैंक्स आर लायबिलिटी फॉर द बैंक्स। सब डिपॉजिट जो हम अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 10,000 है, सपोज करो मैंने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करा, तो वो बैंक के पास चला गया, लेकिन बैंक का वो दायित्व है, अगर मैं कभी भी चाहूँगा तो वो 10,000 रुपये मैं निकाल सकता हूँ। बैंक को उतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो बिकॉज द बैंक हैव टू गिव इंटरेस्ट फॉर द रिसिप्ट्स अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। और जो बैंक के पास मैं 10,000 जमा करूँगा तो बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर कुछ परसेंट वो इंटरेस्ट भी देंगे, राइट। तभी तो लोग जो जिनके पास सरप्लस अमाउंट है वो उसमें डिपॉजिट करेंगे। अगर उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों करेंगे, राइट। तो इसलिए ये बैंक नॉर्मल ये बैंक का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद देखो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि बैंक एज अ मीडिएटर काम करता है, उसके रिगार्डिंग जब वो मीडिएटर काम करता है तो उसमें कुछ उसका एक पर्पस होता है प्रॉफिट कमाने का, राइट। सो वो प्रॉफिट भी लोगों से ही लेता है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट्स का अंडरटेकिंग है, XY जो जितने भी उसके खर्चा होते हैं वो उस चीज़ से ही बियर करता है। सो उसी को हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, इज अ गैप बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक चार्ज 9% इंटरेस्ट रेट फॉर लोन। बैंक ने किसी को लोन दिया है, उससे वो 9% ले रहा है, एंड इट गिव्स 4% इंटरेस्ट फॉर द डिपॉजिट दैट लाई विद द बैंक। और वो उनको 4% ब्याज दे रहा है, किसको, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा है। पैसा तो जिसने जमा करा उसका है, उसी पैसे को बैंक ने किसी दूसरे को दिया है जिसको रिक्वायरमेंट है, उससे उन्होंने 9% लिया है, और जिसका पैसा उसको 4% दे रहे हैं। बात जो बीच में जो 5% है वो क्या है, विल बी द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। द 5% इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर द बैंक, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिससे बैंक को प्रॉफिट होता है, जिससे बैंक अपने जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको बियर करता है। और अभी की बात करें तो जितने भी बैंक है सभी प्रॉफिट में ही है। सो नेट मार्जिन इंटरेस्ट मार्जिन इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनी बैंकिंग सिस्टम। भाई जब तक किसी को प्रॉफिट नहीं होगा कोई कब तक सर्वाइव करेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बैंक को सर्वाइव करने के लिए, राइट। एट प्रेजेंट some new generation private sector banks along with the SBI are able to achieve +3% NIM net interest margin। कि बहुत सारे जो अभी प्राइवेट में बताया कि बहुत सारे जो बैंक हैं प्रॉफिटेबल, HDFC है, CSCI और एक्सिस बैंक, ये सारे प्रॉफिटेबल में ही हैं। जो SBI है वो भी, उसमें क्या होता है, उन्होंने जो अचीव करा है उसमें 3% प्लस उन्होंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन अचीव करा है। सपोज करो अगर वो किसी को 7% दे रहे हैं, 7% पे लोन दे रहे हैं किसी को, तो वो जो कस्टमर को दे रहे हैं वो 4% दे रहे हैं, या फिर 3 पॉइंट समथिंग दे रहे हैं। तो इसमें क्या 3+ जो बीच में मार्जिन है वो इन बैंकों को प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ द बेंचमार्क फॉर द प्रॉफिटेबल बैंकिंग ऑपरेशन, राइट। बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर स्ट्रगलिंग। बहुत सारे ऐसे सरकारी बैंक हैं जो मतलब एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं इस टारगेट को पूरा करने में, विद द 3% प्लस जो टारगेट है उसको अचीव करने में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका जो अभी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.2% है या 2.27% इसके बीच में है। हेंस दीज बैंक आर नॉट एबल टू अचीव डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। टू गेट
हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? ये होता है हमारी लायबिलिटी। अगर हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, अपने प्रॉफिट को लाइक इंक्रीज करना है, सो हमारी जो लायबिलिटी है, जितने हमारे खर्चे हैं या फिर जितने हमारे जो चीज़ें हम लोन पे ले रहे हैं या फिर जो चीज़ें हम किसी से उधार ले रहे हैं, उन चीज़ों को कम करना पड़ेगा ताकि हमें उन्हें पैसा ना देना पड़े या फिर उस पर ब्याज ना देना पड़े, जिससे कि वो ब्याज हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड हो सके और हमारे बैंक की जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है वो इंक्रीज हो सके, राइट। सो ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब मैं थोड़ा सा देखो नेक्स्ट चलता हूँ कि जो नॉर्मल हम जानते हैं भाई, बैंक में हमारा पैसा जमा होता है, पैसा हम निकालते हैं, उस पर कुछ ब्याज मिलता है, राइट। और नॉर्मल जो जितने भी ये जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है, उनको तो नॉर्मल पता होगा कि कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शंस होता है, क्या क्या उनकी क्राइटेरिया होती है, क्या क्या उनकी फीचर्स होते हैं अकाउंट्स के। सो और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये नॉलेज नहीं होगा। तो मैं आज ये सेकंड टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड नॉमिनेशन, राइट। कि कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं बैंक में, कितने तरीके से आप अपने अकाउंट को खोल सकते हो बैंक में। फर्स्ट जो हम सब जानते हैं नॉर्मल है सेविंग अकाउंट। It is especially for the individuals and small businesses. It creates the saving habit for the people in the country. ये एक नॉर्मल ऐसा जनरल अकाउंट है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो पर्सन है या फिर स्मॉल बिजनेस जितने भी है तो उनके लिए बनाया गया है कि ताकि वो एक हैबिट डाल सके सेविंग करने के लिए, हर महीने कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में डाल सके अमाउंट। तो इट्स बिकम अ हैबिट फॉर द पीपल हु रियली वांट टू सेव देयर मनी। सो इट्स दिस काइंड्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एट सेविंग अकाउंट, राइट। सेविंग अकाउंट एलिजिबल फॉर द रेसिडेंट इंडियन। ये जो सेविंग अकाउंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो केवल रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए, जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं वो होने चाहिए, 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए, एबव द 18 ईयर्स। फॉर द 10 to 18 एज ग्रुप अकाउंट इज अलाउड विद द सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर द पर्सन्स बिलो 10 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि लाइक 18 साल के नीचे के लोग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, बट उसमें कुछ इसमें क्या है, सम रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी और उसका जो भी हैंडलिंग वगैरह होगा उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक माइनर्स अकाउंट्स विद गार्जियन टू बी ओपन, उनके पेरेंट्स के परमिशन के हिसाब से हम चीज़ों को ऑपरेट करवा सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो माइनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बट if you are above the 18 years, so you are fully eligible to take any like decision related to your accounts and related to your bank's account, right। फिर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट वेरी फ्रॉम द 3.5% to 6%। जो अभी जो चल रहा है वो अलग अलग बैंक्स के अकॉर्डिंग लाइक डिपेंड करता है। सो अभी जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है जो वेरी हो रहा है वो 3.5 से लेकर 6% के बीच में होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक ऑफर 3.5% एट प्रेजेंट। मैंने आपको बताया ना, जब भी तो जैसे SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनका क्या है +3% इनका नेट मार्जिन इंटरेस्ट मार्जिन है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, किसी से आप 7% पे 7%, 8%, 9% पे आप ले रहे हो और किसी को दे क्या रहे हो 3.5%, तो बीच में जो मार्जिन है वो तो 3% होगा ही। And regular monthly payment through the ECS are allowed for the payment of the house loan, personal loan, etc. जितने भी EMI वगैरह जो चलते हैं, ECS किसको बोलते हैं? ECS वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर आप कोई चीज़ लोन ले रहे हो या फिर किसी चीज़ फाइनेंस करवा रहे हो तो ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से रुपीज़ कट जाता है, जिसको हम बोलते हैं EMI, राइट। अभी बोलते हैं ना कि भाई 5 तारीख को आपकी EMI जानी है, 1 तारीख को आपको EMI जाना, तो वो ECS एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो पैसा ऑटोमेटिक उस डेट को इतने बजे आपके अकाउंट से कट जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, नो टैक्स इज पेबल ऑन द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेविंग अकाउंट अप टू 40,000 पर ईयर। इसमें क्या होता है, एक लिमिट है कि अगर आप सेविंग अकाउंट से 40,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो 1 ईयर में, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, राइट। इनकम अप टू 40,000 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। ये क्या है, इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट
लाइक 1 अप्रैल 2020 से द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है अप्रैल 1 से 2020 से। मिनिमम बैलेंस वेरीज फ्रॉम द बैंक टू बैंक। जो बोलते हैं ना कि भाई अगर आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है SBI में या फिर यूनियन बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक में, तो इन सब का क्या बैंक टू बैंक के वेरी करता है कि उनका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए सेविंग अकाउंट में, राइट। नॉर्मली क्या होता है 500 होता है विदाउट चेकबुक। अगर चेकबुक आप नहीं लेते हो तो मिनिमम आपका 500 तो होना चाहिए, और नहीं तो फिर 1000, राइट। विद चेकबुक के साथ 1000 होना चाहिए। सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंक में अलग होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ मिनिमम बैलेंस वेरीज फ्रॉम द बैंक टू बैंक। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारा होता है करंट अकाउंट, राइट। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट नॉर्मल सब जानते हैं कि भाई ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, राइट। जो बिजनेसेस होते हैं जिनका ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं इन फॉर्म को। सो ये है क्या, ये करंट अकाउंट इज़ यूज्ड फॉर द फर्म्स कंपनीज आर एलिजिबल टू ओपन द करंट अकाउंट। जितने भी कंपनीज हैं या फिर फर्म्स हैं जिनका बिजनेस चल रहा है, मेनली जो अकाउंट है वो बिजनेसमैन के लिए है। सो वो ये ओपन करते हैं, बेसिकली मेंट फॉर द बिजनेसमैन टू रन देयर बिजनेसेस, ठीक है। नॉर्मली फर्म्स कंपनीज न ट्रस्ट association of the people can open them. Current account carries no interest rate on the deposit. ये इसका मेन फैक्टर है। ये चीज़ें इंटरव्यू में या फिर नॉर्मल ये चीज़ें कुछ कोई अगर आप सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट के बारे में पूछोगे किसी से भी, तो कहीं भी ये नॉर्मल चीज़ें कोई पूछता है कि करंट अकाउंट में कितना % इंटरेस्ट दिया जाता है, तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता डिपॉजिट्स पे, राइट। सेविंग अकाउंट में दिया जाता है। बैंक्स विल चार्ज सर्विस चार्जेस टू द अकाउंट होल्डर। इसमें क्या बैंक चार्ज करता है, सर्विस बैंक दे रही है वो चार्जेस लेती है होल्डर से। सेविंग एंड करंट अकाउंट्स आर कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। वी कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं। भाई हमने अपना पैसा अपने अकाउंट में जमा करा है, ठीक है, अगर हमारे पास सरप्लस है हमने जमा कर दिया, बट इफ़ आई रिक्वायर्ड समथिंग लाइक जब हमें ये ज़रूरत होगा तो हम जब कभी भी किसी भी टाइम हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, कि मैं अपने डिमांड के हिसाब से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये करंट अकाउंट हो गया। एक कासा रेशियो क्या होता है, मैं कासा आप लोगों को बताता हूँ। कासा क्या होता है? कासा एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। एक कासा होता है, एक राफा होता है, राइट। एक कासा, एक होता है राफा। कासा जो होता है हमारा लाइक करंट अकाउंट, जो कि हमने पीछे पढ़ा अभी, एंड सेविंग अकाउंट। राफा हमारा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। इसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जैसे कि हमने ये देखा था, ये हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है। क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। ये हमारा क्या होता है? ये टर्म डिपॉजिट होता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट अभी आया एक वर्ड तो मैंने आपको क्लियर थोड़ा सा कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। सो कासा का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो क्या होना चाहिए एक बैंक के लिए। सो कासा रेशियो जो होता है, कासा रेशियो इज द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट टू द टोटल डिपॉजिट्स। क्या होता है कासा रेशियो? कि जितने भी अमाउंट से एज सेविंग अकाउंट में जमा हुए हैं, जितने भी करंट अकाउंट में जमा हुए हैं, उनका जो टोटल, उनको प्लस करके टोटल से अगर हम डिवाइड देते हैं, सो वो क्या आना चाहिए? 40% से ऊपर आना चाहिए। दोनों का जो रेशियो है 40% से ऊपर आना चाहिए। इट मीन्स 2/5 आना से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद इनएक्टिव एंड डोरमेंट अकाउंट, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। और जब कस्टमर अपने सेविंग अकाउंट को या करंट अकाउंट को बहुत दिन तक यूज़ नहीं करता है, तो वो क्या बनता है? इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव से फिर वो डोरमेंट, हम इनएक्टिव को ही डोरमेंट बोलते हैं। सो उसका एक प्रोसीजर है, क्या है, कितना टाइम लिमिट है, वो हम इसमें देखते हैं। सो इसमें लिखा हुआ, इफ़ अ कस्टमर हैज़ अ करेंट एंड अ सेविंग बैंक अकाउंट एंड हैज़ नॉट डन एनी ट्रांजेक्शन्स थ्रू इट्स मोर देन 12 मंथ्स। अगर 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आपने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करा है, देन इट विल बी क्लासीफाइड एज द इनएक्टिव अकाउंट। 1 साल से ऊपर अगर बात करें तो। एंड इफ़ यू डोंट डू एनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर 24 मंथ्स, देन विल बी क्लासीफाइड एज द डोरमेंट अकाउंट। पहले तो क्या होता है, अगर आप 12 महीने में अगर एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करते अपने बैंक अकाउंट में, तो वो क्या बनता है? इनएक्टिव हो जाता है। बट फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगर टोटल 24 आवर्स में अगर आपने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करा, इट्स बिकम डोरमेंट अकाउंट। Such deposits unclaimed for the more than 10 years are to be transferred to the RBI. सो ऐसे डिपॉजिट
जिनको 10 साल से किन्होंने ना तो किन्होंने लाइक कोई निकाला है, ना ही उसमें से कोई डिमांड करा है। सो वैसे जो भी डिपॉजिट होते हैं 10 साल के बाद वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं आरबीआई को, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नाउ आरबीआई विल यूज दिस अमाउंट फॉर द डेप्थ डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये क्या होता है, स्कीम है टू एडुकेट द डिपॉजिटर्स। अगर सपोज करो 10 साल से कोई अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई डिमांड नहीं हुआ है, सो ऐसे अमाउंट कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं सीधा बैंक से आरबीआई के पास। आरबीआई उस चीज़ को कहाँ यूज़ करता है, डेप्थ में यूज़ करता है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। कि जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं, जितने भी हमारे जो पैसा जमा करते हैं, उनको पढ़ाने में, उनको जागरूक करने में जो कैंपेन चलाते हैं, जो स्कीम चलाते हैं, उनमें आरबीआई ये चीज़ों को, इस पैसों को यूज़ करता है। सो डोरमेंट अकाउंट में हमने पढ़ा कि इनएक्टिव क्या होता है, 12 महीने के बाद इनएक्टिव हो जाता है, 24 महीने के बाद डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट होने के बाद जितने अमाउंट 10 साल से ऊपर के होते हैं वो आरबीआई के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। उस पैसे को आरबीआई यूज़ कहाँ करता है, वो डेप्थ के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे हमने बताया फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा कि लाइक अकाउंट्स कैन बी ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर, लाइक रेंजिंग फ्रॉम द 7 days to 10 years। कि आप लोगों को पता होगा कि कम से कम ये लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किसी बैंक में मिनिमम जो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो कितने दिनों के लिए कर सकते हो। तो 7 days के लिए ये इट्स मिनिमम, लाइक मिनिमम टाइम है। 7 दिन के लिए तो कम से कम करना ही होगा, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से है, राइट। एंड द डिपॉजिट्स आर like 2 crore and more, they come under the bulk deposits and the interest rates may vary further। कि अगर आपकी जो डिपॉजिट्स है 2 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क डिपॉजिट। बल्क में आप डिपॉजिट कर रहे हो, सो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वेरी करता है। एंड इंटरेस्ट विल बी पेड एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट फॉर द एग्रीड पीरियड। कि भाई अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा तो जितने दिनों के लिए करा है, जितने साल के लिए करा है, उस जो इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल अप टू 90% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड अ गुड इंटरेस्ट जनरली। कि लोन फैसिलिटी, अगर सपोज करो आपने किसी बैंक में 5 लाख का एफडी कर रखा है, राइट। सो आप कहीं किसी बैंक में अगर आप एफडी करोगे तो उसका एक एफडी का पेपर मिलता है आपको, राइट। सो उस पेपर के हिसाब से, पेपर को रखकर आप लाइक 4.5 लाख, लाइक 90%, सो 4,50,000 रुपये आप एज ए लोन ले सकते हो। मोरओवर जो टैक्स डिडक्शन होता है एट सोर्स विल बी इंश्योर्ड बाय द बैंक इफ द इंटरेस्ट इनकम इज मोर देन 40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। कि अगर आपके फिक्स डिपॉजिट में 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न होगा तो उसमें क्या होता है, टीडीएस कटता जो है वो बैंक के हिसाब से फिक्स होता है, राइट। देन उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट, जो मैंने आपको बोला ना, कासा एंड राफा। तो राफा में रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, इनको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट को हम नॉर्मल बोलते हैं आरडी। आरडी हर कोई जानते होंगे। मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर लाइकली टू फिक्स डिपॉजिट की तरीका होता है एंड इट इज़ द मंथली डिपॉजिट्स विद द बैंक फॉर एन एग्रीड पीरियड। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड ऑन द एक्यूमुलेटेड बैलेंस एट द रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल के हिसाब से जो इंटरेस्ट है इकट्ठा होकर आता रहता है। एंड दीज आर डिज़ाइन टू इंड्यूस स्मॉल सेवर्स टू सेव रेगुलरली। ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया जितने भी स्मॉल सेवर्स हैं जो मंथली में हर महीने कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं, वो इनसे चीज़ों को यूज़ करके हर महीने चीज़ों को यूज़ करके सेव कर सकते हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द नॉर्मली जो होता है वो 120 मंथ का होता है, 10 साल मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। देन उसके बाद बल्क डिपॉजिट, जैसे कि हमने पीछे ये पढ़ा था कि बल्क डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ एंड एबव कॉन्स्टिट्यूटेड द बल्क डिपॉजिट। 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा की जो अमाउंट होती है उसको हम बल्क डिपॉजिट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट वैरी बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ द डिपॉजिट्स and the high interest rate, so the cost of fund is high. Normally these deposits are obtained from the high net worth individuals, जिनका जो हाई नेट वर्थ, भाई बहुत बिजनेसमैन होंगे जिनका ट्रांजैक्शन करोड़ों में होगा, वही जमा कर सकता है। सो ये ऑप्टेन किया जाता है कि हाई नेटवर्क वाले इंडिविजुअल से ऑप्टेन किया जाता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज़। बैंक क्या हमें क्या देती है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ भी देती है। इनकेस हमने बैंक में पैसा जमा करा और मेरे नाम से अकाउंट है, मुझे कुछ हो गया, सो मेरे एक नॉमिनेशन होना मस्ट है जो मेरे बिहाफ पे उस चीज़ों को कंट्रोल कर सके, मेरे पैसे को यूज़ कर सके। सो बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 परमिट्स बैंक्स टू पे ड्यूज to nominee in the event of death
the depositors without asking for the successor certificate without verifying claims, right, of the legal heirs. इसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट में एक ऑप्शन आता है नॉमिनी डालने का, अब तो सभी को पता होगा. सो नॉमिनी अगर आप ऐड करते हो तो बिना उसको एक होता ना एक सर्टिफिकेट, वसीयतनामा जिसको बोलते हैं, वसीयतनामा जो होता है एक तरीके से कि फैमिली का प्रूफ दिखाओ क्या है वारिसनामा होता है, वो सर्टिफिकेट मांगते हैं. तो अगर आप नॉमिनी एज ए नॉमिनी आप ऐड रहोगे तो आपको वो चीज़ें देनी नहीं पड़ेगी, विदाउट उसके आप क्लेम कर सकते हो. नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉर्मली अवेलेबल फॉर द सेविंग, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. करंट अकाउंट में नहीं होता, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट में होता है. फॉर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स इट्स अवेलेबल ओनली फॉर फ्यू केसेस. उसमें क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होती हैं, उसमें आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो करंट अकाउंट में. इट इज़ एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड नॉमिनी फॉर एनी बैंक ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, कि ये क्या होता है कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि सही चीज़ होती है किसी को भी रिकॉर्ड करने के लिए, नॉमिनी को रिकॉर्ड करने के लिए बैंक ट्रांजेक्शन के लिए. नॉमिनी मीन्स अ पर्सन हु आर प्रपोज्ड एंड फॉर्मली इंटर्ड एज द रिसिपिएंट्स ऑफ द ग्रांट ऑफ द अवार्ड्स. ठीक है, सो ये छोटी सी वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा. नेक्स्ट टॉपिक जब देख सकते हो कि KYC, ATM सर्विसेज एंड इट्स टाइप. सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी. सो अभी ये वीडियो मैं यहीं पर रखता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में. और आप लोगों से लाइक यही रिक्वेस्ट है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई, अगर लाइक आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है, फ्रूटफुल है वीडियो, तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बैंकिंग बाय शुभम केसरी होगा. ठीक है, बैंकिंग बाय शुभम KESHRI केसरी. ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ये अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को और सही से बना के लाऊं. और इसी तरीके से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है बैंकिंग सेक्टर में. क्योंकि देखो GS पढ़ने के लिए जब हम जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी अगर हम जो जितने भी हमारे RBI कॉर्नर्स होते हैं, RBI की जो भी गाइडलाइंस आती है, जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कि यूज़ होती है. और जब तक हमें वो चीज़ें पता नहीं होंगी, अब जैसे उसमें कासा आ जाता है, राफा आ जाता है, आगे की क्लासेस में और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी. अगर वो चीज़ें नहीं आएंगी ना तो हम उस न्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे, राइट. सो उसके लिए क्या होता है, स्टैटिक्स बैंकिंग स्टैटिक्स का अवेयरनेस जो है इसलिए ज़रूरी होती है. ये चीज़ें डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मल आपके जनरल नॉलेज के लिए भी सही होना चाहिए कि भाई कासा किसे बोलते हैं, राफा किससे बोलते हैं, किस तरीके से क्या अकाउंट्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. तो ये चीज़ें क्या जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा. और इनकेस देखो आजकल में सभी लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है. सो अभी अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप बैंक में जाके चीज़ों को सही से समझ सकते हो. लाइक मैनेजर से या क्लर्क से या फिर कैशियर से आप तरीके से बात भी कर सकते हो. और मैंने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करा है कि अगर किसी पर्सन के पास बैंकिंग रिलेटेड या फिर किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज होता है और उस फील्ड में अगर वो जाके बात करता है तो सामने वाला बंदा भी, सामने वाला मैनेजर हो गया या फिर क्लर्क हो गया, आपकी बातों को सुनेगा, आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स भी करता है. सो ईजिली इतना टफ टॉपिक नहीं है. सो आप धीरे धीरे अगर चीज़ें को करते जाओगे तो सारे ही क्लियर हो जाएगा पेपर तक. मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं कंटिन्यू हर डे छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं चैनल पे डालूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग चीज़ें नॉर्मल चीज़ों को देखते हुए भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो. ठीक है, सो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.